स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख शहर में लियो नाम की बैंक की बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने एक काले रंग की कार आकर खड़ी होती है। कार की पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति ने गाड़ी की खिड़की को खोला और बैंक से निकल रहे एक व्यक्ति की अपने जूम लेंस कैमरा से क्लोजअप तस्वीरें लेने लगा। ऐसा आए दिन स्विट्जरलैंड की बैंकों के सामने होता था। ज्यूरिख के अलावा जिनेवा और बर्न शहर में भी ऐसा होता था। अक्टूबर साल 1933 में जब स्विट्जरलैंड पुलिस ने इन घटनाओं की छानबीन की, तब उन्हें इतना जानने को मिला कि फोटोज लेने वाले वो शख्स जर्मन खुफिया पुलिस गेस्टापो के गुप्तचर थे, जो हिटलर के कहे अनुसार ये काम कर रहे थे। और जिनकी तस्वीरें ली गई वो बेशक सभी के सभी यहूदी यानी कि जूइस थे। हिटलर, यहूदी और स्विस बैंकों के इस ट्रायंगल की रचना कैसे हुई, इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है दोस्तों। और इस वीडियो में उस कथा को सुनने के बाद आपके सामने उस सिक्के की दूसरी साइड भी आज उजागर हो जाएगी। दोस्तों 10-11 साल पहले की बात अगर आपको पता हो तो आपको याद होगा कि भारत सरकार ने एक मुहिम छेड़ी थी कि हम अपने देश का संपूर्ण काला धन स्विस बैंकों से वापस लाएंगे। इस मुहिम से काफी लोग खुश हुए, और हो भी क्यों ना, आखिरकार ये पैसा खरबों खरबों के आंकड़े में है, जिसे वापस लाने से बेशक ही भारत देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती। पर यहाँ पर सवाल है, क्या स्विस बैंकों से पैसे वापस ला पाना मुमकिन है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि स्विस बैंकों में पूरी दुनिया से आखिरकार इतना सारा काला धन इकट्ठा हुआ तो हुआ कैसे? तो वेलकम बैक टू द नॉलेज। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई। आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से परे एक चैनल द नॉलेज पर, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज खोलते हैं हम स्विस बैंकों का पूरा कच्चा चिट्ठा। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि साल 1920 तक तो स्विस बैंकों के पास कुछ खास पैसे नहीं थे। जैसे दुनिया के आम मामूली देशों के बैंक होते थे, बस वैसे ही स्विस बैंक हुआ करते थे, क्योंकि उनका सारा कारोबार नैतिक और ट्रांसपेरेंट एकदम पारदर्शक तरीकों से चलता था। इसी कारण तब खुद स्विट्जरलैंड देश भी इतना अमीर नहीं था जितना वो आज है। लेकिन साल 1920 और 20 के दशक के बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई, उसकी इकोनॉमी खत्म हो गई और उसके चलते फॉरेन करेंसी के सामने जर्मन रिकमार्क का मूल्य बहुत ही ज्यादा कम हो गया। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की क्या और कितनी दयनीय हालत हुई, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखें। खैर अब दोस्तों उस वक्त जर्मनी में एक अति धनिक और साहूकार कौम रहती थी, जिसे हम लोग यहूदी और पूरी दुनिया जूइस के नाम से जानती है। अब ये जूइस लोग बिजनेस में फर्स्ट नंबर के लोग थे, और ये लोग वहां उस समय जर्मनी में ब्याज पे भी पैसे घुमाते थे। लिहाजा उस समय यूरोप और जर्मनी में जूइस लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हुआ करते थे, हालांकि वो आज भी है। अब दोस्तों ये जो साहूकार जूइस लोग तब जर्मनी में थे, वो ये नहीं चाहते थे कि जर्मन रिकमार्क के गिरने से उनके पैसों की, उनकी वेल्थ की वैल्यू भी कम हो जाए, और इसलिए जर्मनी के जूइस साहूकारों ने अपने पैसे पड़ोसी मुल्क स्विट्जरलैंड की बैंकों में स्विस करेंसी में ट्रांसफर करवा दिए। और ऐसा करने के बाद जूइसों के जर्मन रिकमार्क अब स्विस फ्रैंक बन चुके थे, इसलिए अब उनके पैसों में ज्यादा गिरावट होना संभव नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सोना, चांदी और डायमंड और जवाहरात भी स्विस बैंकों में रखवा दिए। इसके बाद अब साल आता है 1933। हिटलर इस साल सत्ता में आता है। सत्ता में आते ही हिटलर ने स्विट्जरलैंड से जर्मन बैंकों से स्विट्जरलैंड में पैसा जमा करने वाले अकाउंट होल्डर्स की एक लिस्ट मांगी, और जासूस ऑर्गेनाइजेशन गेस्टापोला के कुछ गुप्तचरों को भी स्विट्जरलैंड भेजा। और अब ऐसे में स्विस बैंकों के सामने धर्म संकट की स्थिति थी, क्योंकि उन्हें बल्क में मिले पैसों का वो आगे इन्वेस्ट कर चुकी थी। इसलिए एक साथ इतने सारे पैसे वापस लाकर वापस दे देना उनके लिए मुमकिन नहीं था, और अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट भी वो हिटलर और नाजियों को दे नहीं सकते थे। और इसलिए कोई भी स्विस बैंक अपने कस्टमर की यानी कि अपने अकाउंट होल्डर की लिस्ट किसी को भी ना दे पाए, इसके लिए स्विस सरकार ने साल 1934 में ही एक कानून बना दिया कि अगर कोई स्विस बैंक अपने खाता धारकों की सूची किसी को अगर देती है तो उसे 50,000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना लगाया जाएगा, और इतना ही नहीं, उसके साथ 6 महीने जेल की सजा भी भुगतनी होगी।
अब इस परिस्थिति में किसी भी हाल में स्विस बैंकों को अपने अकाउंट होल्डर्स के नाम गुप्त रखने थे। यहाँ हिटलर ने जो चाहा वो ना हो पाया, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा जूइश लोगों पर उतार दिया। वैसे हिटलर को यहूदियों से कोई पर्सनल खुन्नस नहीं था, लेकिन हिटलर ने जर्मन लोगों के सामने खुद की छवि को चमकाने के लिए यहूदियों को खून चूसने वाला घोषित कर दिया, यहूदियों के खिलाफ बगावत छेड़ी और अंततः उन लोगों को उसने मास लेवल पर मरवा डाला। ये सब कुछ एक पॉलिटिकल स्टंट था और हिटलर एक मौका परस्त था। और इस सब के बीच यहूदियों, उनकी बीवी, उनके बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। खैर, अब इस सब के बाद स्विस सरकार की नीतियों के कारण स्विस बैंकों के पास तो अब सोने की मुर्गी आ गई। अब स्विस सरकार के कायदे की आड़ में स्विस बैंक किसी भी देश का काला धन गुप्त तरीके से अपने यहाँ हमेशा के लिए रख सकती थी, और वो भी ना के बराबर ब्याज पे, क्योंकि गुप्तता के लिए कई काले धन वाले धनवान अपने पैसे बहुत ही कम ब्याज पे ही सही लेकिन स्विस बैंकों में रखने लगे थे। अब दोस्तों, सच में आपको बताएं तो स्विट्जरलैंड की ये कमाई पाप की कमाई है, क्योंकि दुनिया में कई देशों में होने वाली फिरौती, राजकीय भ्रष्टाचार, टैक्स चोरी, जनता का शोषण, हवाला और ड्रग माफिया जैसे कांडों का काला पैसा यहाँ पर जमा होता है। एक एग्जांपल आपको दूं तो इंडोनेशिया के प्रमुख सहारतो, युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन, फिलीपींस का फर्डिनांड, पाकिस्तान को लूटने वाला आफिस जरदारी और हमारे भारत देश के भी कई सारे लुटेरों का धन इस स्विस बैंकों की तिजोरी में सेफ है। और इतना ही नहीं, इनके सीक्रेट अकाउंट्स का लाभ तो आतंकवादी भी ले रहे हैं। ऊपर से काफी बार ऐसा हुआ है कि कई सारे अकाउंट होल्डर्स की मौत हो जाने के बाद उनके स्विस बैंकों के अकाउंट की जानकारी किसी भी नियरेस्ट रिलेटिव के पास न होने के कारण उनके पैसों को स्विस बैंक ने अपनी जागीर बना दिया, और ऐसे ही खरबों डॉलर हजम कर जाने के कारण आज स्विस बैंक्स दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले बैंक्स हैं और स्विट्जरलैंड दुनिया के टॉप 5 समृद्ध देशों में से एक है। अच्छा, और आगे की बात करें तो हिटलर ने करीब 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया और उनके परिवार में से काफी लोगों का धन तो स्विस बैंकों से बाहर आया ही नहीं। और बाद में जब इसके बारे में स्विस बैंकों से पूछा गया तो स्विस बैंकों ने तो जूइश लोगों का पैसा उनकी बैंकों में होने से ही साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन स्विट्जरलैंड के ही एक अफसर ने सन 1997 में सारा भांडा फोड़ दिया। बाद में उस अफसर को खून की धमकियां भी मिलने लगी और वो अपना देश छोड़कर अमेरिका में जाके बसा। और इस कौभांड के बाहर आने के बाद स्विस बैंकों ने मरे हुए जूइश लोगों के परिवारजनों को 185 करोड़ यूएस डॉलर वापस दिए थे। और दोस्तों, सच माने तो ये असली रकम का एक मामूली हिस्सा भी नहीं था। अब दोस्तों, सवाल है कि क्या भारत का काला धन स्विस बैंकों से बाहर आ सकता है? तो फ्रेंड्स, भारत का काला धन स्विस बैंकों से वापस लाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत के कायदे के मुताबिक जो यहाँ पर गुनाह है वो स्विट्जरलैंड में गुनाह नहीं है। हाँ, भारत सरकार कुछ चिंदी चोरों के अकाउंट्स की जानकारी स्विस बैंकों से मांग सकती है, लेकिन अकाउंट होल्डर कौन है वो ही अगर स्विस बैंक ना बताए तो कार्यवाही किस पे और कैसे की जाएगी? हाँ, अगर स्विट्जरलैंड सरकार इसमें सहायता करे तो कुछ हो सकता है, लेकिन दोस्तों, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। स्विस सरकार हमारी सहायता आखिर क्यों करेगी? और इसलिए कुछ लोग इस बात पर कहते हैं कि सीधी उंगली से अगर घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, यानी कि सीधा सीधा स्विट्जरलैंड के साथ वॉर। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि हम जितने पैसों के लिए वॉर लड़ने जाएंगे उससे ज्यादा पैसे तो वॉर में खर्च हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इससे ज्यादा तो हमें हमारी इंटरनल सिस्टम को ही चेंज करना पड़ेगा और सिस्टम को कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि ज्यादा काला धन बढ़े ही नहीं और हमारे देश का पैसा हमारे देश की सीमाओं से बाहर न जा पाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आप जानना चाहते हैं कि जर्मनी के क्या हाल हुए थे जब दुनिया का सबसे बड़ा द ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाए और हमारे इस वीडियो को भी जरूर देखें और बने रहे द नॉलेज के साथ और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।